3 स्लिप एक गली, एक मैडॉन, एक मेडॉफ, ये है नजदीकी खिलाड़ी, और इस बीच अगली गेंद, और ये शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पर गए, गेंद को कट करने की कोशिश की, बढ़िया कट, गेंद सीधे स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में, 1 और 4 भारत के नाम। जब कोई शोएब अख्तर को पीटता था तो मेरा दिल खुश हो जाता था। जब खेत जुता करते थे तो बैल के सींग में ट्रांजिस्टर टंगा रहता था। वो जमाना अलग था। जिनेदिन जिदान ने जो हेडबट मारा था, और वो नॉर्मली कमेंटेटर की आंख जो है वो बॉल के साथ होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस समय उसी तरफ देख रहा था। तो उसने फॉर्म भरा तो बोला संजय बैनर्जी, तो सर एक कमेंटेटर भी हुआ करते थे। क्या बात है। तो मैंने कहा हाँ भाई, एक हुआ तो करते थे। तो आप जानते हैं उनको? तो मैंने कहा भाई मैं ही हूँ। हमारे भी पसंदीदा क्रिकेटर होते हैं, स्वाभाविक है आपके भी होंगे, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। वो जब खेल रहे होते हैं और आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो एक सर्टेन बायस तो होता है ना मन में। मान लीजिए खराब शॉट खेल करके वो आउट हो गए, उस समय आपके मन में क्या चल रहा हो? भारत हारने की कगार पे पहुंच चुका है, आप दिल बैठा जा रहा है ना, फिर भी आप समझा रहे हो कि यार ये है, शायद युवराज संभाल ले, वो भी आउट हो गया। तो कभी वो जो फ्रस्ट्रेशन है कभी निकला? आ जाता है, कमेंट्री करते आ जाता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ सर कि दूसरा नाराज हो गया कि यार बीच में हो जाता है। मैं बोल रहा था टोक दिया। कमेंट्री कर रहे हैं लेकिन दिमाग में चल रहा हो कि आज होटल में खाना क्या मिलेगा या घर में खाना क्या बनेगा, कुछ ऐसे आते हैं ख्याल। मोहाली में कोई मैच कर रहा था अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, तो अचानक से मेरे इस पे मैसेज आया, मेरी कार का नंबर फलाने टोल गेट को पार करके गई। मैंने कहा यार मैं तो यहाँ कमेंट्री कर रहा हूँ। इन दोनों ने मिलकर जो मैच निकाला है, माने वो एक असाधारण मैच, तूफान से कश्ती निकल। कमेंट्री क्या, कमेंट्री टेबल टेनिस है। इधर से गई उधर से आई, इधर से गई उधर से आई। जहां आपने बैठ करके उसको शास्त्रीय संगीत का आलाप लेना शुरू कर दिया। रोज मैं शुरू करता हूँ, आज आप शुरू करें। बिल्कुल, आज मैं ही करूंगा। और क्यों करूंगा बताओ? हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट। अरे हमारे गुरु बैठे हैं यार, संजय बैनर्जी जी। सर प्रणाम। बहुत बहुत ये आकाशवाणी है जी, ये आकाशवाणी है। अब आप संजय बैनर्जी से समाचार सुनिए। नहीं, ये बाय द वे पॉडकास्ट है, बल्ला बोल इसका नाम है, सब मैंने आपको पहले ही बताया। जी 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 जी। तो उसकी शुरुआत मैंने कहा सही सर, तो अमूमन टीवी पे रहते ही हैं और आवाज़ ही आप लोगों की पहचान है ना। जैसे लता मंगेशकर जी हैं, उनकी आवाज़ एक पहचान थी, है ना। मतलब कुछ चुनिंदा लोग ऐसे इस दुनिया में ऐसे हुए हैं जिनको अपनी पहचान के लिए किसी आधार पैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। तो 2 शख्सियत हमारे सामने ऐसे हैं, एक आप रेडियो की कमेंट्री के महारथी, और सर टीवी। नहीं देखिए, आप ये तो कह रहे हैं केशव, पहले तो संजय सर आपकी तरफ से और हम दोनों केशव को थैंक्स बोलते हैं। और वो इसलिए बोलते हैं सर कि आवाज़ की दुनिया के लोगों का सम्मान केशव के मन में बहुत ज़्यादा है, और यही कारण है कि आज आप यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। और आज तक रेडियो में आवाज़ के संस्कार और उस पीढ़ी के आप जैसे दिग्गजों को अगर कोई याद करता है तो केशव करते हैं। केशव जैसे युवा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों की तरफ से, संजय सर की तरफ से मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ, मेरे गुरु हैं इसलिए। आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन आप ये संजय सर के बारे में नहीं बता रहे हैं कि संजय सर आकाशवाणी की एक बेहद सशक्त आवाज़ रहे हैं, समाचार की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। और अभी मैं जब आ रहा था शो करने, तो रजत हमारे एक डायरेक्टर हैं सर जी, उन्होंने जैसे आपका नाम सुना, बोले अरे मेरे पिताजी सुना करते थे पटना रेडियो से। तो अब आप यहाँ से शुरू कीजिए, पटना भी आ गया। पटना में रहा और न्यूज़ में ही रहा मैं 7.5-8 साल पटना न्यूज़ में। वहाँ तब प्रादेशिक समाचार हुआ करते थे, और वो प्रादेशिक समाचार जो थे तो पूरे बिहार के जितने स्टेशंस हैं वो सबके नाम लेने पड़ते थे शुरू में। ये आकाशवाणी पटना, भागलपुर, दरभंगा, ये सिलसिला चलता था। तो 7.5 साल पटना में न्यूज़ में रहा, और उसी बीच में थोड़ा बहुत खेल के प्रति दिलचस्पी रही, वो भी थोड़ा स्पोर्ट्स के शोज करता रहा, कमेंट्रीज करता रहा, बस इसी तरह से निकला। तो शायद आवाज़ के ज़रिए, अब जैसे आपने रजत का जिक्र किया, मुझे लगता है कि
कई लोग हैं जो रेडियो से बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए थे, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आपके मन को छूता है अंदर से। उसमें शोर नहीं है, उसमें शोर नहीं है, वो आपके मन को अंदर से टच करता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कई लोग मुझे आज भी ऐसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे या कुछ वो थे, वो तो बुला लिया केशव ने, बात अलग है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कई लोग आज भी मिलते हैं जो नाम सुनकर के रिकॉग्नाइज करते हैं। आपकी बात तो गलत हो गई। क्यों केशव भाई पॉपुलर नहीं थे? मैं और उस सुनिए, तरह से रजत के पिताजी आपको सुना करते थे। रजत ने कहा मेरे पिताजी आपके समाचार, संजय जी के समाचार सुनते थे, और रजत भी आपको जानते हैं। और केशव आपको बुला रहे हैं। केशव तो तीसरी पीढ़ी हो गई हमारी सर। बिल्कुल बिल्कुल। केशव जूनियर, और ये 40 साल का लंबा तजर्बा है सर का। और ये अच्छा लगता है, मींस इससे पता चलता है कि रेडियो का इम्पैक्ट क्या है। बिल्कुल। और मुझे लगता है रेडियो में आप कहते हैं ना कि सिर्फ एक तरफ ऑडियो है और एक तरफ ऑडियो वीडियो दोनों है, तो सशक्त किसे होना चाहिए? ऑडियो वीडियो को ही होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ऑडियो में इतनी दम है कि आप अगर उसे सही तरीके से संचालित करें या सही तरीके से चलाएं, क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ आकाशवाणी नहीं है, कई रेडियो के ऐसे माध्यम हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो बस वही उसी माध्यम से शुरुआत हुई, और हमारे बाईं तरफ जो शख्स बैठे हुए हैं उनकी भी शुरुआत वहीं से हुई। तो हम लोग साथ में थे, ये भी खबरें पढ़ा करते थे, ये अब भी खबरें पढ़ रहे हैं। नहीं, और केशव, संजय सर हमारे संपादक भी हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, मैंने संजय सर के बनाए हुए खूब बुलेटिन पढ़े हैं। और आपको पुरानी यादों में ले चलूं थोड़ा सा। जरूर। केशव आ गया है, देखिए आपका शो है, और इसीलिए सर मैंने आपको कमेंट्री पर अपन संजय सर से बहुत सारी बातें करेंगे। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुछ पुरानी यादें। अब देखिए एकदम वो नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ सर मैं। आशा दीदी, हाँ, आशा निवेदी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक नाम और आपको याद दिलाएं, ये नाम सहारा का है। आप मेरे मित्र, आपके मित्र, नाम बताइए। अभिजीत सरकार। अभिजीत सरकार, मैं आपके बारे में अभिजीत सरकार ने खूब कहानियां सुनाई। अभिजीत सरकार, केशव भाई, सहारा जब शुरू हुआ, बहुत बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, बहुत बड़ा चैनल था। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ आपके चैनल पर बैठकर सहारा की बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन हमें इतना खुले दिल दिमाग का होना चाहिए। तो जब वहाँ अभिजीत जी ने खबरें पढ़नी शुरू की, न्यूज़ पढ़ना शुरू की टीवी पर, तो हमें जिज्ञासा हुई। हमारे वरिष्ठ थे, बॉस थे और मालिक भी थे। क्यों सर? तो हमें थोड़ा सा हमने पूछा कि सर आप समाचार पढ़ेंगे? तो नाराज़ हो गए और त्योरिया चढ़ाकर बोले कि मैं पटना रेडियो में काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और संजय बनर्जी को जानते हो? मैंने कहा अरे सर, मैं उनके साथ काम करता था। तो बोले बस इसीलिए मैंने बोला, डांटा उन्होंने मुझे। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब न्यूज़ पढ़ना या अनाउंसमेंट करना, ये एक ऐसा शौक है जिसकी शायद कोई तुलना नहीं होती। एक ऑल इंडिया रेडियो में जबलपुर में एक स्टेशन डायरेक्टर थे, मिस्टर रतन सिंह। ओके। बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत अच्छे शायर और काफ़ी नॉलेजेबल आदमी। उन्होंने बताया कि एक बार वो फ्लाइट में जा रहे थे, तो फ्लाइट में जब जा रहे थे तो एक बचपन का उनका दोस्त मिल गया, तो वो उनकी बगल की सीट में था। अरे बोले, रतन कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जबलपुर जा रहा हूँ। बोले अच्छा, क्या कर रहे हो? बोले मैं स्टेशन डायरेक्टर हूँ ऑल इंडिया रेडियो में। बोले अच्छा, ये बताओ तुम्हें अनाउंसर बनने में कितना टाइम लगेगा? तो वाह 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 वाह, वो बताता है कि अनाउंसर हो या न्यूज रीडर हो, उसकी कितनी पहचान और कितने लोग उनको किस तरह से चाहते थे। थैंक यू भैया। जी सर, क्या किस्सा सुनाया केशव, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल सर, हमारे बॉस जी आज तक के हमारे न्यूज़ डायरेक्टर सुप्रिय प्रसाद जी, जी, तो जब भी हमारी एडिटोरियल मीटिंग्स होती हैं तो बड़े मज़ेदार इसी तरह के किस्से वो सुनाते हैं। थोड़ा सा समय मिल जाता है, अगर मीटिंग जल्दी ख़त्म कर ली तो वो सुनाया करते हैं कि वो हैं दुमका, झारखंड के। दुमका के हैं सुप्रिय जी। तो वो सुनाया करते हैं कि यार जब अच्छा, वो तो आज तक की बहुत शुरुआती दौर से जी फाउंडर मेंबर्स में से जो आज तक टीवी पे शुरू हुआ, वो बुलेटिन शुरू हुआ तब से हैं।
तो वो सुनाया करते हैं केशव, वो कहते हैं कि जब मैं घर जाता था तो मेरे यार दोस्त पूछते थे एंकर्स के बारे में कि अंजू पंकज हुआ करती थी उस समय। हाँ जी, हाँ जी। अंजू को जानते हो? नगमा को जानते हो? सिक्ता को जानते हो? देखा है सिक्ता को? बिल्कुल। तो ये विडंबना है कि आप किसी भी पद पर हों लेकिन टॉप पर रहता है, चाहे वो एंकर हो या अनाउंसर हो। जी जी जी। झारखंड का सर ने जिक्र किया, दुमका झारखंड में ही पड़ता है। मुझे कुछ याद आ रहा है कीनन स्टेडियम जमशेदपुर का। हो। मुझे अरे यार केशव, मैं आई एम सो सॉरी, फिर से रोक रहा हूँ सर। देखिए ये हमें रेडियो से भड़का के सीधे कमेंट्री पे यार थोड़ी न्यूज़ की बात तो करो, समाचार की तो बात कर लो सर। हाँ बिल्कुल। सॉरी रोक रहा हूँ, बात करूँ सर। एक और मैंने कहा ना कि मुझे बहुत सारी बातें यादें आ रही। आशा निवेदी जी, आशा दीदी जी। अरे गजब फैन है आपकी भाई, कितनी इतनी बड़ी। और मुझे लगता है कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वॉइस, और उनकी आवाज में जो मिठास है, जो खनक है, वो बहुत ही रेयर मिलता है। तो जितनी तारीफ करें आप कम रेडियो सर के दिन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आशा दीदी ने हमें ये सिखाया केशव, जो मैं आप बच्चों को, सर हमारा ITMI हमारा एक इंस्टीट्यूट है, उसमें पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, असम से हैं, कहीं से भी हैं, अगर आप प्रेजेंटर हैं, अगर आप अनाउंसर हैं, अगर आप आरजे हैं, अगर आप न्यूज़ एंकर हैं, तो कोई ये ना कहे आपको सुनते कि अरे बंगाल से हो, बंगाली हो, अरे मराठी हो। तो ये सर आशा दीदी ने सिखाया। वो झलक नहीं आनी चाहिए। और वो शुद्ध बिहारी, माइक्रोफोन से अलग हटा तो खाटी बिहारी महिला है ना सर? नहीं, बहुत ही। लेकिन आपकी मातृभाषा क्या है ये बताइए। आप मध्य प्रदेश के, मैं जानता हूँ। मेरी मातृभाषा आप मध्य प्रदेश के, ये तो मैं जानता हूँ। मेरी मातृभाषा बांग्ला है। लेकिन कौन कहेगा बताओ? और हम घर में बांग्ला में ही बात करते हैं। लेकिन जब आप माइक पर होते हैं, जब आप कमेंट्री करते हैं, जब आप समाचार पढ़ा करते थे, कोई नहीं बता सकता। अब शायद उसमें मेरा कोई बड़ा क्रेडिट नहीं है। वो आप क्रेडिट दे सकते हैं कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में चूंकि फादर का जॉब ऐसा था कि ट्रांसफरेबल था वो जी, तो वो जहाँ जहाँ जाते थे हम लोग पूछ बन करके उनकी चलते रहते थे। वो लैंग्वेज का या भाषा का वो जो एक आप खूबसूरती की बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उसमें शायद अपना कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है, उस जगह का क्रेडिट है जहाँ मैं पला बढ़ा। सर ये ठीक है केशव, लेकिन हम बच्चों को यही सिखाते और यही पढ़ाते हैं सर आज, कि आप कहीं से भी हों, अगर आप आवाज़ की दुनिया में हैं तो कोई आपकी भाषा सुनकर, आपकी शैली सुनकर, आंचलिकता का पता न चले। ना बिल्कुल। वो पता नहीं चलना। ये सर जो आपने बात कही ना, ये मेरे मन में भी, जब मैं बालक था रेडियो कमेंट्री सुनता था तो यही आता था। नाम से तो ये बंगाल के मालूम पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल के, लेकिन ज़रा भी झलक उसमें इनकी दिखती नहीं है। मतलब तो मैं भी हैरत में होता था उस समय। तो मैं भी सर एक बार फिर से आपको थैंक यू बोल दूं। अरे क्या बात, बरसों बाद, जी 24-25 साल बाद, 26 साल बाद, बिल्कुल मैं आपको ये शुक्रिया, आपको और आपके सारे साथी, कि मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे वो आकाशवाणी का समाचार कक्ष, जी बिल्कुल, वहाँ काम करने का केशव मौका मिला। देवकीनंदन पांडे जी जैसे पितामह, एकदम उनकी एक सर मैंने छोटी सी वर्कशॉप अटेंड की जी। अरे लीजिए प्लीज़, क्षमा। तो उनकी एक वर्कशॉप अटेंड की केशव, और आप लोगों की संगति, कहते हैं संगति का असर होता है सर। मैं किसी योग्य नहीं हूँ, लेकिन अगर आज यहाँ तक पहुँचा, टीवी तक, आज तक, और आज अगर मुझे आज तक ने इतना बड़ा अवसर दिया है, इतना बड़ा सम्मान दिया है कि मैं न्यूज़ पढ़ सकूं, तो इसका क्रेडिट आप जैसे लोग और आकाशवाणी नई दिल्ली समाचार कक्ष के सभी समाचार प्रस्तुतकर्ता और वहाँ के संपादकों। नहीं केशव सॉरी, मैंने आपका नहीं अरे सर, ये एक आपने भी 25 वर्ष का जिक्र किया, 25-26 वर्ष के बाद हम जी, तो 26 साल पहले जब हम इनसे मिले थे तब भी माशाअल्लाह इनकी शक्ल, सूरत और आकार प्रकार में कोई अंतर नहीं है, परिवर्तन नहीं था। इस बीच में हम लोगों के जो जुल्फें हैं वो पूरी तरह से झड़ गई, गिर गई, लेकिन सईद जैसे थे वैसे ही। सर वो तो देखिए, आप मेरी उम्र बताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं तो केशव भी पूछते हैं मुझसे, आप 10 साल के थे, आप परेशान मत। नहीं सर, आप ज्यादा बता रहे हैं सर, मैं और छोटा था सर, 8 साल का था सर।
तो आज हमने रजत आप ही से इस शो की शुरुआत की और हाईजैक कर लिया, केशव को बोलने ही नहीं दिया। तो आज शुरुआत इस शो की आपके नाम से हुई, आपके पिताजी से हुई। हम शो के बाद आपसे बात करते हैं। जी केशव। और ऐसे करोड़ों लोग हैं, जैसे आपने उनका जिक्र किया, तो करोड़ों लोग हैं ऐसे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो इन्हें सुनते रहे रेडियो पे। हमने तो चलो लेट में सुनना शुरू किया, आप तो पहले से जान रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसलिए भी आप दोनों को एक साथ लेकर के इसीलिए आया कि उनका भी आकाशवाणी का रहा है, आपका भी रहा है, और दोनों ही खेल प्रेमी भी रहे हैं जी। आप भी बचपन से खेलते भी रहे और बाद में कमेंट्री वगैरह, और सर भी अच्छा खासा इन्होंने खेला और अभी भी स्पोर्ट्स को बहुत फॉलो करते हैं करीब से। अभी सर आज तक की टीम से खेल रहा हूँ मैं। क्या बात है। हमारी हाँ बिल्कुल पूरी यूनिफॉर्म है क्रिकेट की, और सैटरडे संडे हम लोग यहाँ नोएडा में बड़े बड़े नो मैचेस सर, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कॉर्पोरेट मैचेस खेलते अच्छा, हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स बन गए हैं, तो वहाँ हम जाते हैं और खेलते हैं सर। नहीं बढ़िया, आप खेल सकते हैं, अब हम नहीं खेल सकते हैं। वो जमाने रवाने हो गए। तो सर मैं चाहूँगा, केशव कमेंट्री पर तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मेरे मन में भी है, लेकिन सर थोड़ा सा अपना न्यूज़ रूम, ये आकाशवाणी है और आप संजय बैनर्जी से समाचार सुन रहे हैं जी। तो थोड़ा सा वो न्यूज़ रूम का माहौल केशव के लिए, हमारे साथियों के लिए जो रेडियो को भूल गए हैं, जिनके लिए आज, जिन्हें पता नहीं है कि गांव देहात में जब खेत जुता करते थे तो बैल के सींग में ट्रांजिस्टर टंगा रहता था। वो ज़माना अलग था। मुझे लगता है कि अब जो एक संचार में क्रांति आई है जी, उसकी वजह से शायद वो नज़ारा अब बहुत ज़्यादा न दिखाई देता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नज़ारा बिल्कुल अदृश्य हो चुका है जी। वो अभी भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं, अभी भी लोग उसी तरह से रेडियो को सुनते हैं। रेडियो में एक अजब ताकत है, और वो ताकत ये है कि आप उसके गुलाम नहीं होते हैं, उसके दोस्त होते हैं। आप जब जिस समय रेडियो चलता है तो आप रेडियो के चलते हुए अपनी जितनी एक्टिविटीज़ हैं कर सकते सब करते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए गांव देहात में वो लोग खेती करते हैं, अपना रेडियो सुनते जाते हैं। और जहाँ तक न्यूज़ की बात है, तो ये जो चैनल्स हैं, मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत बाद में उस तरह से उन्होंने आकार लिया। पहले तो आकाशवाणी समाचार ही हुआ करता था। तो आकाशवाणी समाचार, एक तो उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि विश्वसनीयता, और चूंकि कोई उस तरह का कंपटीशन नहीं था कि एक ये रेडियो है एक वो रेडियो है, तो आप खबर देते थे थोड़ी देर में ही सही, लेकिन कंफर्म्ड और पुख्ता खबर देते थे। वो सिलसिला मुझे लगता है कि समय के साथ वो सिलसिला अब टूटने लगा है या टूटता जा रहा है। तो आकाशवाणी मतलब विश्वसनीयता और सटीक समाचार, ये एक उसकी ताकत थी। और मुझे लगता है कि हर घर में सुबह 8 बजे का बुलेटिन सुना जाता और रात 8:45 बजे का बुलेटिन, ये सुना ही करते थे, ये सुना करते थे, हर कोई सुना करता था। तो वो ज़माना अलग था रेडियो का। लेकिन अब वही है कि परिवर्तन शाश्वत है, चीज़ें बदलती हैं, बदलेंगी। वो रेडियो का दौर था, ये टीवी का दौर है, कल शायद और किसी इंटरनेट का दौर होगा। इंटरनेट का दौर तो ऑलरेडी हो ही चुका है, AI का दौर आ गया, AI का दौर होगा, किसी और चीज का दौर होगा। हम लोगों के AI बन गए सर। बिल्कुल बिल्कुल। विंबलडन में उन्होंने AI से कमेंट्री भी ट्राई कराई थी। अरे बाबा, तो ये भी पॉसिबल अब होगा आने वाले वक्त में। सर एक छोटी सी बात मैं आपको, रेडियो के केशव, विशेषकर आपके लिए, उच्चारण दोष अक्षम्य, उसकी क्षमा नहीं थी रेडियो में। अगर हम समाचार पढ़ते हुए अगर एक भी शब्द का गलत उच्चारण कर देते थे तो पूछिए क्या करते थे संजय सर। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जमाना अब नहीं है। अब भाषा के साथ हमने इतना ज्यादा एडजस्टमेंट कर लिया है। आप उसे खिलवाड़ कहेंगे, मैं थोड़ा बचूंगा, एडजस्टमेंट कह रहा हूँ, बात वही है। ठीक है, इतना ज्यादा हो गया है कि अब हिंदी भाषा में, अच्छा विडंबना ये है कि आप हिंदी भाषा में जितनी गलतियां कर सकें कर दीजिए, कोई रोक कर दीजिए, लोग खुश होकर के उसको स्वीकार करेंगे। आप अंग्रेजी में 2 ग्रामर की मिस्टेक करके दिखा दीजिए, आपको फेंक देंगे, आपका पूरा चैनल आपके पीछे होगा, आपके पूरे दर्शक आपके पीछे होंगे। इसको अंग्रेजी नहीं आती, उसमें सबको तकलीफ है कि इसको अंग्रेजी नहीं आती,
लेकिन इसको हिंदी नहीं आती, ये हिंदी ठीक नहीं बोल रहा है या हिंदी का उच्चारण ठीक नहीं कर रहा है, इस पर किसी को तकलीफ नहीं है। तो ये भाषा है हमारी भाषा, अब हम कहें कि बहुत खुली हुई भाषा है, सब चीज़ हम स्वीकार कर लेते हैं, सब चीज़ हम अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसी का ये हश्र है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है सर। मैं देखता हूँ बहुत सारे एंकर्स को भी देखता हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ भी नमस्कार ही गलत बोलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। बहुत बढ़िया, अरे केशव ने कमाल कर दिया। नमस्कार से ही शुरुआत हुई। वहीं से शुरुआत। नमस्कार ही है सबका। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इसको भी। हाँ, लेकिन भाषा के साथ बहुत वो हुआ है। नहीं, लेकिन पुराने लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाए। हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि आप एक अच्छी हिंदी या साफ हिंदी बोलते हैं तो एक अलग दिखाई देते हैं आप। अंग्रेजी तो हर कोई साफ बोलता है, अंग्रेजी गलत बोलने वाले आपको कम मिलेंगे हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदी गलत बोलने वाले आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये विडंबना है, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। यहीं से मेरे मन में सवाल सर आप दोनों के लिए होता है कि अगर आपने आंचलिकता वाली बात भी करी, जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, और जो शुद्धतावाद है या शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल या उच्चारण जो है, अगर कोई लड़का बच्चा चाहे इसमें करियर बनाना, ठीक करना ना भी मतलब करियर बनाना हो, शुद्ध बोलना लिखना, तो उसके लिए आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मुझे लगता है कि अगर वो बच्चा है और वो अपना करियर बनाना चाह रहा है तो अब समय बदल चुका है, उसे भाषा की शुद्धता पर कोई खास कसरत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसके लिए दूसरी चीजें हैं। आजकल क्या है कि हर चीज में एक एंटरटेनमेंट का पुट है कि आप किस तरह से स्पोर्ट्स कमेंट्रीज जो हैं वो भी पहले से अब पूरी तरह से तब्दील हैं। उनमें भी आपको एक एंटरटेनमेंट चाहिए, एक पन और एक दूसरा फन, ये चाहिए। इवन कुछ दिनों में आप देखेंगे न्यूज में भी वो सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। क्यों आप किसी भी चीज की भाई न्यूज में सिलसिला चल ही रहा है, वो खैर उसकी तो बात आप छोड़ दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भाषा की शुद्धता है ना, अब ये एकदम तहखाने में है। और ये अगर आप बड़े बड़े एंकर्स हैं इंडिया में जो बिल्कुल अशुद्ध बोलते हैं लेकिन उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, अच्छे खासे वो हैं, तो ये बताता है कि भाषा जो है वो नदी के पानी की तरह चलती जाती है, उस नदी के पानी में कचरा भी बहता जाता है, सब कुछ होता जाता है। तो हिंदी भाषा के साथ कम से कम वो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, लेकिन नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, गलत बोलो और चलते रहो, लेकिन हम मेरा ये प्रयास रहता है सर, मैं बहुत इसलिए जिम्मेदारी के साथ, इसलिए कि वो बेस क्या है, वो बेस क्या है वो देखना होगा। हमारा भी वही बेस है और हमें भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा सोचने वाले, ऐसा करने वाले अब बहुत कम रह गए। नहीं सर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ITMI के अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, उन्हें शुद्ध बोलना सिखाता हूँ और उन्हें डांटता हूँ अगर वो गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो उन्हें बिल्कुल केशव में डांट। भाषा कोई भी हो, अगर शुद्धता के साथ उसका उच्चारण नहीं किया जा रहा है तो मजा नहीं आता, तो वो कान में हथौड़े की तरह बजता है। बिल्कुल, है ना? तो ये फैक्ट है ये। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना, मतलब बाज़ किस्म के विद्वान हुए वो कह रहे हैं कि दिल का रास्ता जो है वो उधर से होकर जाता है, पेट से होकर जाता है। सो स्वादु भोजन आप उनको खिलाइए तो बहुत मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना बचपन से आपने थोड़ा सा गलत कह दिया है। ऐसे वो कहते हैं कि पत्नी या जो प्रेमिका होती है वो पुरुष का मन पेट के रास्ते से जीतती है, बढ़िया बढ़िया भोजन खिला के तो उसका दिल जीतती है। ठीक है, मेरा सर ये इसमें ये था ना कि ये दिल का रास्ता जो है ना वो कानों से होकर के जाता है। आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना सर कि उसकी आवाज़ कानों में मिश्री घोल देती है। प्लीज, हाँ, और आवाज़ का एक अपना अलग इम्पैक्ट है। आप अगर किसी से टेलीफोन पर बात करते हैं जी, किसी से सामने बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर लोग आवाज़ और उच्चारण पर काम करें तो वो आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल निखार लाता है। क्या बात है, क्या बात है ना? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, सब कुछ हैं, और आप गलत उच्चारण लगातार किए जा रहे हैं तो वो मज़ा आता नहीं है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को इम्प्रूव करना चाहिए, सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर हम भाई हिंदी बोलने में ऐसी कोई परेशानी तो है नहीं। जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर तो कम से कम ये होना ही चाहिए। बिल्कुल।
कमेंट्री केशव बार बार देख रहे हैं मुझे कि न्यूज़ व्यूज़ बंद करो, आप कमेंट्री पर आओ। तो अच्छा सर, कमेंट्री, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। केशव ने भी बहुत तैयारी की आपसे बात करने के लिए, हम दोनों भी पहले बैठे कि आपसे क्या क्या पूछेंगे, कैसे आपने जो ये अपना समय हम लोगों के लिए निकाला है, उसका अधिक से अधिक हम फ़ायदा उठा सकें। तो ये उस ज़माने में जब हम कमेंट्री सुना करते थे, तो जैसे मैंने एक शब्द सीखा, गगनचुंबी छक्का, विस्फोटक विध्वंसक बल्लेबाजी। ये क्या है, कैसे आप लोग करते हैं, बताइए। अब उसमें वही है ना कि गगनचुंबी इमारतें होती हैं। अब अगर उन इमारतों की ऊंचाई तक छक्का जा रहा है तो गगनचुंबी छक्का भी हो जाएगा। तो शब्द तो अपने आप बनते जाते हैं। अच्छा, है ना। अब शब्द बनते जाते हैं और शब्दों का, नए शब्दों का आना भी जरूरी है। नए शब्दों का आना भी जरूरी है, लेकिन एक शब्दों का वो जिस बोलते हैं ना अपभ्रंश, जो बोलते हैं अपभ्रंश, तो वो उस तरह के शब्द ना आए। शब्द जो आए वो शब्द की शक्ल में शब्द आए, तब फिर उसकी बात है, और तब फिर वो देखने में और सुनने में भी खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। श्रीकांत की विस्फोटक बल्लेबाजी। हाँ, यस, विस्फोटक बल्लेबाजी, खड़ा होता है और शॉट मारना शुरू कर देता पहली था, गेंद से तो वो विस्फोटक बल्लेबाजी। तो इस तरह के वर्ड। कैसा सफर रहा सर आपका कमेंट्री का? भाई कमेंट्री का मुझे आप कह सकते हैं भूत था मेरे ऊपर सवार। और मैं जब छोटा था तो क्रिकेट खेलता था, और क्रिकेट खेलता था तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो कहते थे तुम बैटिंग करो, क्योंकि बैटिंग के ये बिना मानता नहीं था, बैटिंग करो और फिर बाहर बैठ करके तुम कमेंट्री करो। अच्छा। तो उसका मुझे फायदा मिलता था कि फील्डिंग नहीं करनी पड़ती थी, तो मैं बाहर से कमेंट्री करता था। तो वो शौक वो बचपन का था। वाह वाह वाह। और उसके बाद जब ऑल इंडिया रेडियो मैंने ज्वाइन किया, तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे मिस्टर किरण शंकर मैत्रा, रांची में। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी पढ़ाई एकदम अलग है। मैंने डिप्लोमा किया था इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट में, एमए सोशियोलॉजी किया था, एक कंपनी में काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा तुम्हारा सब कुछ अलग, तुम क्यों यहाँ पर अनाउंसर बनने चले आए? मैंने कहा सर मेरे दो ही सपने हैं, एक मैं रेडियो में न्यूज़ पढ़ना चाहता हूँ, क्या बात, और दूसरा मैं कमेंट्री करना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। और ईश्वर की कृपा है कि जो मेरे दोनों सपने थे वो पूरे हुए। वो पूरे हुए इसलिए नहीं पूरे हुए कि शायद मैं बहुत लायक था या काबिल था, लेकिन वो इसलिए भी पूरे हुए कि ईश्वर की कृपा थी, मौके मिले, अवसर मिले। और न्यूज़ भी मैंने नेशनल न्यूज़ का जो टॉप लेवल होता है वहाँ तक पढ़ी, और कमेंट्री तो अभी भी कर ही रहा हूँ। एक देखिए, रांची का उल्लेख किया केशव सर ने, तो हमारे बैच के, आपकी जूनियर, हमारी एक न्यूज़ रीडर आज भी रांची से समाचार पढ़ रही हैं सर, पूनम क्रिकेटर। पूनम है, देखा नाम सर ने तुरंत लिया, मैं आपका टेस्ट ले रहा था सर। तो ये आप आज हिंदुस्तान भर के सभी स्टेशंस पर कोई ना कोई यहाँ से, जैसे आपने अभी कहा था कि जिस चैनल में आपने और हमने प्राइवेट चैनल में काम किया, वहाँ के निकले हुए सारे लोग आज आपको टीवी पर दिखते हैं, एंकर्स बड़े बड़े। तो रेडियो दिल्ली आकाशवाणी के लोग आज आपको पूरे देश में अलग अलग जगह मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। बट सर वो क्रिकेट वाला जो आप एक किस्सा है जी, आप अपने ब्रदर के साथ, भाई के साथ सुबह में रजाई के नीचे। हाँ, वो क्रेज ऐसा हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया में मैच होते थे, और ऑस्ट्रेलिया में मैच होते थे सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते थे। मेरे घर में एक इतना बड़ा मर्फी का रेडियो था, वो 9 बैंड का रेडियो होता था। उसके अंदर एक वो ग्रीन सी लाइट जलती थी इतनी बड़ी, तो वो चैनल घुमाने पड़ते थे उसमें। तो सुबह हम लोग 4:30 बजे, मैं और मेरा भाई दोनों उठ जाते थे, और उठ करके अपना स्कोर शीट हाथ में लेकर के एक बैटिंग का स्कोर नोट करता था, एक फील्डिंग का स्कोर, बॉलिंग का वो एनालिसिस लिखता जाता था। अब अगर किसी को सपोज टॉयलेट जाना है तो वो दूसरे को अपनी जिम्मेदारी दे के जाता था कि भाई मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, जरा इसको मेंटेन करते रहना। तो इतना ज्यादा वो एक डिवोशन था। और वो डिवोशन क्यों हुआ था कि जैसे रेडियो की कमेंट्री तुमने सुनी, वैसे हमने भी सुनी, और उस जमाने में जो कमेंट्री सुनते थे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते थे। 1975 में जसदेव सिंह को सुना, वो जो इंडिया ने वर्ल्ड कप हॉकी जीता,
वो असाधारण कमेंट्री है। लोग कहते हैं कि टेक्निकल नॉलेज शायद उन्हें उतना नहीं था। मैं ये कहता हूं कि टेक्निकल नॉलेज वो ज्ञान, वो विज्ञान का वो क्षण ही नहीं है। जब इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी सफलता भारत ने हासिल की, विश्व कप जीता है, तो वो सेलिब्रेशन का मोमेंट है वो। और वो उन्होंने भरपूर किया था। तो उस तरह की कमेंट्री की वजह से पता नहीं क्यों एक बचपन से ही था कि नहीं करना है। और क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी। सिर्फ क्रिकेट नहीं, हॉकी भी खेलता था। और पहले तो बच्चे स्कूल से लौटते थे 1-1:30 बजे और 2:30-3 बजे तक मैदान में होते थे, और बत्ती जलने से पहले तक। अरे सर बुलाया जाता था, अब पकड़ के लाया जाता था घर में। मोबाइल ने आजकल बर्बाद किया बच्चों को। बिल्कुल। तो वो जमाना था। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वो चीजें भी बदल गई। अच्छा, फर्क आया है सर तब की कमेंट्री आपकी कमेंट्री में? बिल्कुल, बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क आया है। और अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज की कमेंट्री जो है वो आप कमज़ोर है, क्योंकि उसको भी पसंद करने वाले लोग हैं। हुआ क्या है कि समाज की, सोसाइटी की जो सुनने देखने की जो एक जिजीविशा कहें या आप जो आदत कहें, वो धीरे धीरे तब्दील होती गई, वो बदलती गई है। पहले लोग थोड़े से प्योरिस्ट थे कि अगर कमेंट्री सुन रहे हैं तो वो कमेंट्री होनी चाहिए, वो कमेंट्री होनी चाहिए। आज अब इतना बदलाव आ गया है समाज में कि वो कमेंट्री के साथ भी बाकी तमाम चीजें होनी चाहिए। तो उसमें एंटरटेनमेंट आ गया, उसमें शेर व शायरी आ गई, उसमें चुटकुले आ गए, उसमें एक दूसरे की खिंचाई आ गई। तो जो कमेंट्री का जो बेसिक जो रूप है वो थोड़ा सा नहीं, काफी डाइवर्ट हो चुका है। लेकिन ये अच्छे के लिए हुआ है या बुरे के लिए हुआ है, ये जज इंडिविजुअल कर सकता है। मेरे लिए वो शायद अच्छा ना हो, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसके लिए वो अच्छा है। सर ये तो बिल्कुल रेडियो की तरह हुआ। उस जमाने में जब 90 के दशक की हम बात कर रहे हैं, तब एक शब्द बिना अप्रूवल के आपने 2 स्टेशन डायरेक्टर्स का अभी जिक्र किया सर। बिल्कुल। तो अप्रूवल के बिना नहीं, हम पूरी स्क्रिप्ट लिखते थे और उस स्क्रिप्ट के बाद एक शब्द अप्रूवल के बाद पढ़ा जाता था, और दूसरे दिन सुबह सर वो मतलब पूरा आपका ट्रांसमिशन जो आप बोल रहे हैं, जो भी जा रहा है, वो एक ट्रैक्स ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव वो पूरा एक चीज़ नोट करते थे। जैसे रजत है हमारे डायरेक्टर, इस तरह के, तो एक चीज़ नोट, और दूसरे दिन सुबह वो मीटिंग में वो पढ़ा जाता था, पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाती थी उनकी, और अगर उससे हटकर आपने कुछ भी कहा है तो आप पर एक्शन लिया जाता था। अच्छा, मैं जिस बात का अभी जिक्र कर रहा था कि जैसे क्रिकेट कमेंट्री में एक बार इंडिया कहीं खेल रहा था, तो मैंने कहा कि हमें इस मैच को जीतने के लिए अभी 100 रन की और ज़रूरत है। तो मैंने अपने हिसाब से तो ठीक कहा, लेकिन मैंने हमें कहा, हमें वाज रॉन्ग। वहां पर मुझे कहना चाहिए था भारत को इस मैच को जीतने के लिए। इसको लेके आकाशवाणी की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में इस बात का जिक्र हुआ, मुझे कन्वे किया गया कि आइंदा आप इस तरह की गलती ना करें। लेकिन अब आप देख लो, अब तो मतलब सेलिब्रेशन होता है स्टूडियो में, नाचते हैं कमेंटेटर। तो चीजें बदल गई, चीजें बदल गई। बट कमेंटेटर को निष्पक्ष होना चाहिए, जो हम सुनते आ रहे हैं कि कमेंटेटर तो देख रहा है, दूरस्थ है, अब यार तटस्थ है। ये भी बड़ी वैसी स्थिति है, क्योंकि पहले तो हम यही सुना करते थे कि कमेंटेटर को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अब निष्पक्ष कमेंटेटर जो होता है वो थोड़ा सा भीड़ से अलग दिखाई देने लगता है। और सिर्फ ये भारतीय कमेंटेटर्स में नहीं है, ऑल ओवर विश्व के आप तमाम देशों की कमेंट्री सुने, उनमें वो झुकाव अपने देशों के प्रति वो आ गया है, वो आ गया है। तो हमारे यहाँ भी है उसमें। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना, जब आप रेडियो पर कमेंट्री कर रहे थे, तो ये ऑब्जेक्शन आया जी कि हम नहीं, भारत। लेकिन अगर आप मैदान में कर रहे हैं तो वो रेडियो पे नहीं जा रही है, तो आप नहीं, मैदान पर वो रेडियो पे नहीं जा रही, तब तो उसका फिर कोई मतलब ही नहीं है। आप बोल सकते हैं उसको, लेकिन अगर वो रेडियो पे जा रही है, मैं पहले की बात कर रहा था। अब रेडियो या टीवी, आजकल टीवी भी है सर। हाँ, अब तो टेलीविजन न्यूज़ में जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं वो अलग तरह की। ये सरकारी और प्राइवेट का फर्क तो नहीं है सर? नहीं यार, सरकारी और प्राइवेट का फर्क नहीं है, ये व्यवस्था का और आज के हालात का फर्क है।
आपकी एक्सेप्टेंस का फर्क है, क्योंकि सरकारी तो दूरदर्शन भी है, सरकारी तो दूरदर्शन भी है, कमेंट्री वहां से भी होती है। तो यही मतलब चीजें काफी काफी बदल चुकी, और उनका बदलना बहुत स्वाभाविक है। नहीं बदलना ही आप उसे रिजिडिटी कह सकते हैं, बदलना तो होगा आपको। अब सुनील गावस्कर अभी इंग्लैंड की सीरीज खत्म होने के बाद जब भारत ने उस मैच सीरीज को ड्रॉ कराया, वो मैदान पर नाचे, बिल्कुल। तो वो सुनील गावस्कर तो नहीं है वो। जी, जिन सुनील गावस्कर को हम लोगों ने देखा, समझा, पहचाना, वो एक गंभीर व्यक्तित्व का आदमी, लेकिन उन्होंने वो सेलिब्रेट किया। तो वो समय के साथ अपने आप को आपको बदलना होगा, तब्दील करना होगा, तभी आप वक्त के साथ चल सकेंगे, अन्यथा आप ठूंठ बने खड़े दिखाई देंगे एकदम अलग। मुझे केशव, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ यार बार बार। सुनील गावस्कर से मुझे एक बात याद आ गई सर। आप ये भी बताइएगा आगे चल के, अभी केशव को बात करने देते हैं, कि क्या खिलाड़ी भी अपने पसंदीदा होते हैं, आपका भी कोई ना कोई फेवरेट रहा होगा, और क्या उसकी जब आप कमेंट्री करते हैं तो आपकी क्या भावनाएं होती हैं, और क्या कोई रिग्रेट कभी, जैसे मेरा रिग्रेट ये है सर कि हमने सुनील गावस्कर जी को खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन उनका एक ऐड देखते थे सर, एक शूटिंग वो करते थे और एक सूट का ऐड करते थे, रेमंड्स का वन इट्स ओन स्ट्राइड, कुछ इस तरह का था, खतरनाक टैगलाइन। वो क्या डैशिंग आदमी, एकदम स्टाइलिश हीरो, बिल्कुल। और देखो वो तब से लेकर के अब तक सामयिक बने हुए हैं। अभी भी सुनील गावस्कर के बिना ना तो आप कमेंट्री देखना पसंद करते हैं, और ना माने उनकी मौजूदगी जरूरी है। तो उनकी मौजूदगी क्यों जरूरी है? क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को तब्दील किया, बदला है। अन्यथा वो अलग थलग खड़े होते, अलग थलग पड़े होते। तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और ये बड़ा प्रैक्टिकल और अच्छा रास्ता है। रवि शास्त्री तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। वो उस ज़माने में देखिए, आज हम देखते हैं इतना फैशन, इतने एंडोर्समेंट्स, विज्ञापन हमारे क्रिकेटर्स को, लेकिन सुनील गावस्कर हमें याद हैं सर, और उनका वो ऐड भी याद है, रेमंड्स वाला। और हमें बड़े स्टाइलिश, हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स देखी, बड़े स्टाइलिश लगते थे सर। नहीं वो तो लिटिल मास्टर आकर जिस खड़ा होना, चलना, चाल ढाल, एटीट्यूड। बिल्कुल। तो आप केशव आप पूछें उसके बाद। सर उन्हीं का जो सवाल था उसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे हमारे भी पसंदीदा क्रिकेटर होते हैं, स्वाभाविक है आपके भी होंगे, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, बहुत सारे खिलाड़ी हुए आज के दौर में भी। तो वो जब खेल रहे होते हैं और आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो एक सर्टेन बायस तो होता है ना मन में। मान लीजिए खराब शॉट खेल करके वो आउट हो गए, उस समय आपके मन में क्या चल रहा है? देखो तब ये होता है कि अगर वो उनके बल्ले से चौका निकलता है तो फिर लेवल यहाँ चला जाता है, लेवल यहाँ रहता है। अब 2003 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, यस, मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैं कमेंट्री कर रहा था, और तेंदुलकर ने उस मैच में 98 रन बनाए थे। यस, वहां पर क्या था, सचिन तेंदुलकर खेलने उतरे, और जब कोई शोएब अख्तर को पीटता था तो मेरा दिल खुश हो जाता था। उसकी वजह ये है, रावलपिंडी एक्सप्रेस, कि भाई पाकिस्तान के और भी बॉलर्स थे, लेकिन शोएब अख्तर जिस तरह का एक्ट करता था मैदान के ऊपर, तो इसलिए उसकी पिटाई पर मन एकदम बल्लियों उछलता था कि ये बड़ा ठीक हुआ। तो सचिन तेंदुलकर ने जो पीटा उनको, मन से पीटा, मैंने आप बिलीव नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि 50 रन में 40 के आसपास या तो चौके और छक्के से ही बने और नहीं बने, और एक चौका लगता था और शोएब की बॉडी देखने के लायक होती, पैर वैर पटकने लगते हैं। तो वो जो नजारा है, सहवाग ने भी बनाए थे कुछ रन, 25-30 रन थे उसके उनके, लेकिन कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन जितनी देर खेले एकदम आतिशबाजी की, और फिर सामने पाकिस्तान था, फिर शोएब अख्तर पिट रहा था, और क्या चाहिए, मार रहे थे सचिन तेंदुलकर, तो और कुछ चाहिए नहीं होता इसके अलावा। तो इस तरह के कई मोमेंट्स आते हैं। बट ऐसा होता है ना सर कि कई बार आप चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, पाकिस्तान का ही उदाहरण है हमारे सामने, बट होता है कि भारत
हारने की कगार पे पहुंच चुका है, आप दिल बैठा जा रहा है ना, फिर भी आप समझा रहे हो कि यार ये है, शायद युवराज संभाल ले, वो भी आउट हो गया, तो कभी वो जो फ्रस्ट्रेशन है कभी निकला, आ वो जाता है, कमेंट्री करते आ जाता है। एकदम आप चाहें न चाहें वो चीज़ आ जाती है। लेकिन हाँ, वो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ना आए, लेकिन वो महामानव ही होगा जो अप्रभावित होकर। हाँ, आप पूरी तरह से अप्रभावित होकर के इस तरह से कमेंट्री कर सके, तो उसका इम्पैक्ट तो आ जाता है। इंडिया जब हारने के एकदम नज़दीक खड़ा होता है, तो फिर आपकी खुद की जो एक एक्साइटमेंट है कमेंट्री का, जो ऊर्जा है, वो खुद ब खुद थोड़ी सी नीचे तो आ ही जाती है, लो हो जाती है। मुझे सर एक वाकया याद आ रहा है, पाकिस्तान के साथ ही सीरीज चल रही थी, आपको याद होगा, आप उस मैच में कमेंट्री कर रहे थे जी। भारत की स्थिति पतली हो गई थी, नाजुक थी, भारत के सामने हार लिखा हुआ नजर आ रहा था। लक्ष्मीपति बालाजी आए और शोएब अख्तर को उन्होंने चलाने शुरू किए। तो सर का मैं देख रहा था कमेंट्री, उसमें उन्होंने कहा कि बालाजी ने भारत के लिए एक उम्मीद की लौ जला दी है, भले ही वो धुंधली ही क्यों ना हो, लेकिन जला तो दी है। तो मुझे लग रहा था कि भाई बहुत सुंदर। कहाँ से आप लोग इस तरीके से सिचुएशंस को बनाते हो, जैसे विवरण होता है ना, पूरा तस्वीर आप लोग अपनी बातों से, अपनी शब्दों से खींच देते हैं, तो कमेंट्री में शब्दों का, ज्ञान का, जज्बात का कितना रोल है, कितना मिश्रण? सर मैं जोड़ दूं ऐड ऑन, जी, बहुत रेलिवेंट केशव का सवाल आपके साथ ही। उम्मीद की लौ जला दी, केशव ने कहा। अभी आपने रनों की बारिश कहा, हमने इससे पहले विध्वंसक, विस्फोटक, गगनचुंबी इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या एक कमेंट्रेटर साहित्य प्रेमी भी होता है, और साहित्य का उसकी कमेंट्री पर कितना असर होता है, कितना एनरिच कर सकती है? अब देखो, बहुत ज़्यादा साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल करने से कमेंट्री में वो मज़ा आता नहीं, लेकिन इस तरह के शब्द, और ख़ास तौर पर मैं जो महसूस करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, कि उर्दू के अल्फाज अगर आप बेहतर तरीके से अपनी कमेंट्री में यूज कर सकें तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है। अच्छा। और ये एक श्रृंगार है कमेंट्री का, जैसे आप आभूषण कहते हैं ना, ये वो है, ये शब्द जो हैं वो कमेंट्री के आभूषण है, ये कमेंट्री को खूबसूरत बनाते हैं। यस। और अगर उर्दू में आप कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स जिन पर आपका थोड़ा सा आपकी पकड़ हो गई हो, उनका आप इस्तेमाल करें सही जगह पर, तो सुनने वालों को भी अच्छा लगता है और आपको खुद अच्छा लगता है कि आप कुछ तरीके की चीज बयां कर रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और कमेंट्री में केशव हमें बड़ी अच्छी लगती है, और उस ज़माने में लगती थी, आज सर वो चलन कम हुआ है। क्या? जैसे मान लीजिए आप मैदान में हैं, राजकोट में हैं, तो आप शहर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, शहर के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के मौसम के बारे में बता रहे हैं, वहाँ की कुछ विशेषता बता रहे हैं। आजकल ये कम हो गया। नहीं, कम इसलिए हो गया कि अब राजकोट से कमेंट्री कोई करता ही नहीं है। नहीं, मैंने तो एक एग्जाम्पल। अच्छा, अरे बाबा, आई एम सो सॉरी। अब तो आप जो कमेंट्री सुन रहे हैं वो तो ज्यादातर कमेंट्री स्टूडियो से बैठ करके सुन रहे हैं। वो टीवी पे देख के कर रहे हैं सर। वो टीवी पर देख तो वो फील तो है ही नहीं, फिर वो बिल्कुल वो लाइव नहीं है, मौसम वाला फील ही नहीं है। नहीं है तो वो कैसे एक बोलेगा परिंदा बेचारा आकर बैठ गया, commentator? वो फील ही नहीं है। कमेंटेटर बेचारा कैसे बोलेगा? कुछ कमेंटेटर्स ने शुरू में वो जो टेलीविजन से कमेंट्री देख करके बोला कि हवा बाएं से दाएं चल रही है। अब ये भाई ये तभी संभव है जब तुम ग्राउंड के अंदर हो। तो टेलीविजन ने तो कई चीजें बदल दी, और आजकल, और अब उसमें भी ये भी है ना कि अब आप कमेंट्री के लिए किसी को साउथ अफ्रीका भेजोगे, इंग्लैंड भेजोगे, तो उसका जो खर्च है, अब फाइबर लाइंस हो गई हैं, इंटरनेट इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो चीज अब आपको यहीं पर बैठ करके मिल जाती है। है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आपने बहुत अच्छी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जब कमेंट्री जिस समय मैं करता अभी भी हूँ लेकिन जिस समय रेडियो की कमेंट्री पीक पर थी, शायद दुनिया का कोई मैदान नहीं हो जहां मैं गया नहीं हूँ या जहां से मैंने कमेंट्री नहीं की हो, चाहे पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सब जगह। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तो क्या मैदान है, तो सब ग्राउंड्स पे जाकर के कमेंट्री करना एक अलग फील होता है, और यहाँ स्टूडियो से बैठ करके कमेंट्री करना एक अलग फील होता है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रेडियो ही ऐसा कर रहा है, तमाम चैनल्स, ज्यादातर चैनल्स अब ये करते हैं, और इसको करने की पीछे एक उनका व्यवसायिक जस्टिफाइड एक रीजन भी है, और इसलिए ये करना पड़ता है क्योंकि अगर आपको किसी चीज को सस्टेन करना होगा
तो फिर खर्च का भी हिसाब किताब। नहीं, लेकिन हमें तो मजा नहीं आ रहा है ना सर। हाँ, हम तो ईडन गार्डन की खूबसूरती भी आंखों से देखी हुई सुनना चाहते हैं। हम तो क्रिकेट के मक्का को भी सुनना चाहते हैं। हम तो न्यूजीलैंड के वो शानदार बेहतरीन घास के बारे में भी समझना चाहते हैं। और हम तो श्रीलंका के गोल को भी समझना है, बिल्कुल। वहाँ की और अपना सर मुंबई वानखेड़े क्यों बोल रहे हैं, वो समुद्र के से जो आप लोग इस्तेमाल करते थे कि नहीं, डोमेस्टिक तो अभी भी जाते हैं ग्राउंड पर, लेकिन इंटरनेशनल में ये सब बहुत कम हो गया। प्राइवेट चैनल्स जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं वो अपनी टीम भेजते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर इस पर थोड़ा सा उनकी भी सर एक टीम तो स्टूडियो से ही कर रही होती है। एक टीम एक या दो लोग होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं। और वो भी टीवी के लिए। हाँ, उन्हें टीवी के लिए शो करना है, ग्राउंड पे खड़े होकर जो हम एंकरिंग कर रहे हैं, कमेंट्री पे कम ध्यान है। बिल्कुल आप ध्यान सर, ये बड़ा अफसोस वाली बात कि उनकी कमेंट्री, वो जो टीम मैदान पर रहती है, अब हमें समझ में आया आपने जब बताया तो वो टीम जो टीवी ब्रेक में और मैच के बाद जो शो हम करते हैं वो वहाँ पर वो एक लड़की भी खड़ी है जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, माफी के साथ। वो शुद्ध ग्लैमर है सर। और वो एक्सपर्ट के साथ, आप जैसे एक्सपर्ट के साथ खड़ी हुई है, हमें लगता है कि यार सवाल क्या पूछेगी। इसी से सर एक सवाल मेरा है, जो सोशल मीडिया पे मैं देखता भी हूँ, जो एक आलोचना भी है कमेंट्री को लेकर के कि जिस तरीके से मॉडर्न डे कमेंट्री चल रही है, और उसमें क्रिकेटर्स की जो मैं घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, एक होता है ना सब्ज़ी में आप नमक स्वादानुसार इस्तेमाल करें, ज़्यादा नमक डाल देने से सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो लोग, मैं इस तरह के रिएक्शंस देखता हूँ अक्सर, हमारे यहाँ इस तरह के रिएक्शंस आते हैं वहाँ पे। तो आप कितने इससे इत्तेफाक रखते हैं कि क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे, मतलब जो पहले पैनल चला करता था 2 कमेंटेटर्स होते थे 1 क्रिकेटर्स, अब तो मैं देखता हूँ एक बार में 3 क्रिकेटर्स ही वहाँ बैठे होते हैं, और ढंग की जो कमेंट्री हुआ करती थी, जो कमेंट्री मानी जाती है, वो उस तरीके से नहीं हो पाती। अब बस वही है ना, ये समय का जो चक्र है वो घूम रहा है, और कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने, देखो क्रिकेटर्स क्या करते हैं, वो उनको एक एक्सपर्ट्स के हिसाब से बैठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने अपने आप को लीड के तौर पर भी स्थापित कर लिया है। वो लीड मीन्स जो आपकी कमेंट्री शुरू करता है, जो काम हम लोग नॉन क्रिकेटर्स करते थे वो काम वो करते हैं। रवि शास्त्री तो क्रिकेटर हैं ही, वो तो एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन हाँ, लीड नहीं करते हैं नॉर्मली। दीपदास गुप्ता हैं या इस तरह के और भी लोग हैं जो लीड भी करते हैं, संजय मांजरेकर, हाँ, और कमेंट्री भी करते हैं। तो वो एक एडवांटेज हो गया है, उन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया, ट्रेन किया है। और जाहिर है, मैंने फैक्ट तो ये है कि एक कमेंट्री पैनल में मेरी मौजूदगी और किसी क्रिकेटर की मौजूदगी जो टेस्ट खेला है या इंटरनेशनल मैचेस खेला हुआ है, वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। लोग उसको सुनना चाहेंगे। वो अगर क्रिकेट की बात करेगा कि भाई ये शॉट ऐसे खेला जाना चाहिए, तो लोग उसको मानेंगे कि हाँ शॉट ऐसा खेला जाना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे तुमने खेली कितनी। नहीं सर, लेकिन मेरी नहीं, मैं क्षमा, मैं थोड़ा सा यहाँ केशव अलग सोचता, मेरी सोच अलग है सर। नहीं, फिर वो मज़ा नहीं है सर। हाँ, वो कमेंट्री सुनने का, वो मैच देखते हुए। अब वही है ना कि सईद, मुझे लगता है कि हम लोग कमेंट्री के उस ट्रेडिशनल स्वरूप से इतना ज्यादा बंधे हुए हैं कि हम उससे बाहर निकल करके चीजों को बहुत कुछ साफ देखना नहीं। मजा तो ये आता है, जसदेव जी आज भी आपको याद है। मैं वही कह रहा हूँ, तो मजा तो वही है सर। मैं वही कह रहा हूँ, मजा तो वहाँ है। अब आप ठीक है, एक्सपर्ट के तौर पर आप बेहतर बता सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जो और ये लंबा रना, बहुत दूर से भागते हुए आ रहे हैं और गति बढ़ती जा रही है, और ये और वो, पता ना क्या, और वो सब जो सेलिब्रेशन भी होते थे विकेट लेने के बाद, जिस तरीके से शोएब अख्तर दोनों डायने फैला के उड़ते थे। फिर ये भी है ना कि रेडियो और टीवी में बहुत बड़ा फर्क है। रेडियो कमेंट्री को अगर तुमने टीवी में उतार दिया तो फिर वो कमेंट्री लगेगी ही नहीं। वो क्या लगेगा पता नहीं, क्योंकि टीवी पे तो दृश्य भी है और उस पर आप कमेंट्री कर रहे हैं। रेडियो में तो कुछ नहीं है। रेडियो में तो आप श्रोताओं की आंख भी हैं, आंख भी हैं और कान भी हैं। आप उनको अपनी आंखों से सब कुछ बता रहे हैं। उनकी आंखें उस मैच को नहीं देख रही हैं, वो आपको सुन रहे हैं और तस्वीर, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं आपके शब्दों से, आपकी भाषा से। तो उसी भाषा और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल
टेलीविजन में करना नहीं हो वो सकता। बहुत हास्यास्पद होगा। नहीं, लेकिन ये भी सच्चाई है ना सर कि केशव, अगर हम रेडियो पर उस ज़माने में जब सुना करते थे कमेंट्री, तो हमें लगता था कि मैदान में मैच देख रहे हैं बैठकर। बिल्कुल। वो इतनी शानदार कमेंट्री आप किया एकदम, करते थे एकदम। कि लगता था एक एक गेंद, एक एक खिलाड़ी के हाव भाव, विकेट कीपर की उसकी बॉडी लैंग्वेज, बल्लेबाज का स्टैंस, वो कहाँ बदल रहा है, एक एक चीज़ आप बताते थे, तो हमें लग रहा था कि हम देख रहे हैं। बट अभी भी सर अगर देखते हुए जो हम टीवी पे देखते हैं, जैसा आप कह भी रहे थे, तो कई बार हम नोटिस नहीं कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों इसीलिए, को। और अब वो खत्म भी हो गया ना केशव, जो आपने कहा सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। हमें तो ये कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो वो एक्शन हमारे सामने हो रहा है, आंखों के सामने। बिल्कुल। लेकिन हमें तो ये भी मज़ा आता है, मुझे याद है इसलिए बोल रहा हूँ मैं सर कि अगर मान लीजिए शोएब अख्तर की आपने बात की, तो मुझे तो ये भी याद आता है सर कपिल देव का वो 83 वाले रिकॉर्डिंग हालांकि बात कर रहे हैं कि वो पैरेलल, बल्ले के पैरेलल छक्का जाता था सर। ऐसे मारा शॉट, हम तीनों बैठे हुए हैं, स्ट्रेट, ऐसे नहीं उड़ के नहीं जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है सर। तो वो शक्ति, वो ताकत और वो जो आपका विवरण उस पे होगा, हमें नहीं लगता कि वो टीवी वाला अच्छा, टीवी वालों को पता है कि ये देख ही रहे हैं, वो अपनी बातचीत में बिजी रहते हैं, वो अपनी चर्चा कर रहे हैं। वो मतलब ये कि टीवी की कमेंट्री को आप रेडियो में नहीं डाल सकते और रेडियो की कमेंट्री को आप टीवी में नहीं डाल सर, मेरा प्रश्न तो यही है, केशव का भी यही है कि मजा किस में है? मजा आपके ऊपर, मजा तो रेडियो में है। मजा आपके स्वाद पर है कि आपको कौन सी कमेंट्री पसंद है। हमें तो रेडियो की पसंद। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। नहीं, इसमें बीच का भी रास्ता निकाला जाए, रेडियो वालों को भी अगर टीवी में नहीं, टीवी वाले बहुत बोर हो गए हैं, टीवी वाले आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, गेंद हो गई सर, गेंद हो गई, अच्छा कोई रन नहीं, फिर शुरू हो गए आप। हमें तो मजा नहीं आ रहा है, हम साफ कह रहे हैं। कुछ एक कमेंटेटर्स हैं जो अच्छी कमेंट्री करते हैं। नहीं, अच्छी वो भी सब कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। आप देख लो, बिल्कुल आप देख लो। हाँ, उसमें वो एक्सपर्ट्स का रोल ज्यादा बढ़ गया सर, आप बताएं। हाँ, नेचुरली एक्सपर्ट्स का, क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स ज़्यादातर आ गए हैं। बिल्कुल। वो जैसे मैंने अभी अपने न्यूज़ रूम की बातें आपको याद दिलाई, तो वो उसी तरह की, जब मैं कोहली के साथ ये मैच खेल रहा था तो ऐसा हुआ था, जब मैं धोनी के साथ था तो धोनी ने मेरे कान में आकर ये बात तो शायद लोग सुनना भी चाहते हैं, वो चाहते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि भाई जो प्राइवेट चैनल्स हैं, इनका मैकेनिज्म तो हम सभी जानते हैं कि इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है। इनको भाई सबको आमदनी चाहिए, तो अगर लोग सुन नहीं रहे हैं या लोग वो पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कर ही नहीं सकते हैं। वो लोग पसंद कर रहे हैं, उसको सुनना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए बदलाव है। और बदलाव पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में। न्यूज़ में कितना बदलाव है। न्यूज़ में पहले कोई घटना होती थी, दुर्घटना होती थी, तो जब तक होम सेक्रेटरी कंफर्म न कर दे कि इतने लोग मारे गए हैं, तब तक हम बोल नहीं सकते थे कि इतने लोग मारे गए हैं। अभी तो कोई घटना होती है तो चैनल्स में 500 मार दिए जाते हैं और 2 घंटे बाद उसको उठा के बिना क्षमा मांगते हुए उसकी संख्या 100 कर दी जाती है ना। तो वो जो रिलायबिलिटी है, वो फैक्टर थोड़ा सा वो हुआ। तो समय बदला है और समय हर जगह बदला है, सिर्फ कमेंट्री में नहीं बदला है, सिर्फ न्यूज़ में नहीं बदला है, हमारे और आपके घरों में बदला है, हमारे और आपकी जो जनरेशन है उसमें बदला है, सब में समय बदला है। तो समय का चक्र अपने हिसाब से चल रहा है। अब उस चक्र के साथ आप कितना दौड़ सकते हैं, कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। बट सर, ये आकाशवाणी क्यों नहीं बदला समय के अरे साथ? वाह, हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। आकाशवाणी ने भी बदलने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो कहते हैं कि ना मामा से काना मामा भला। तो आप के पास दृश्य और श्रव्य दोनों हैं और एक जगह सिर्फ श्रव्य है, तो वो तो पहले ही थोड़ा सा नीचे है। उसको उस लेवल पर आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, मशक्कत और शायद सपोर्ट की जरूरत थी, और उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रहे, लैग कर रहा है। एक टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इसी साल फरवरी में सदन में ये आवाज़ उठाई थी कि एआईआर की जो कमेंट्री है क्रिकेट की, उसमें बहुत गिरावट हुई है और इस पर ध्यान दे सरकार और एक टीम बनाए प्रॉपर। तो क्या हुआ उसका? अब पता नहीं, हमने तो यही न्यूज़ में यही सुना, उसके बाद तो पता नहीं। बस यही है। कुछ होता नहीं। उन्होंने सवाल कर दिया, सबने सुन लिया,
और हम और आपने चर्चा कर ली कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन चलने दीजिए। जी मतलब आप इशारा ये कर रहे हैं कि इस बारे में बात अपन और ना करें। नहीं, आप Commentary खूब पे बात करें, आप खूब बात करें, जितनी बात आपको करनी हो करें, लेकिन कहना, चर्चा करना और इम्प्लीमेंट करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, और हमारी दिलचस्पी किसमें है ये देखना होगा। कुछ एक छोटे सवाल हैं सर, जी जरूर। क्योंकि कमेंट्री में ना केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है ना, साथी कमेंटेटर है ना, जो बताते भी हैं आप लोग कमेंट्री करते हुए कि आगे का विवरण हमारे साथी कमेंटेटर। जो भी आपके कोलीग हैं, जो भी आपके साथ कमेंट्री करते हैं, जब तक एक अच्छी ट्यूनिंग ना हो तो कमेंट्री का वो मज़ा नहीं आता है। अब आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं। हमें पता है कि हम क्या बोलेंगे तो उसके जवाब में वो क्या बोलेगा, और वो जो बोलेगा तो उसके जवाब में मैं क्या बोलूँगा उसको भी पहले से पता है। तो इसलिए वो ट्यूनिंग के साथ, कमेंट्री क्या है, कमेंट्री टेबल टेनिस है। इधर से गई उधर से आई, इधर से गई उधर से आई। जहां आपने बैठ करके उसको शास्त्रीय संगीत का आलाप लेना शुरू कर दिया, आलाप लेना शुरू कर दिया, तो एक आदमी बोलता रहा और दूसरा बैठ करके अपने बारी का इंतजार करता रहा, तो फिर वो कमेंट्री मजेदार नहीं तो कहीं ऐसा तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ सर कि दूसरा नाराज हो गया कि यार बीच में हो जाते हैं बीच में। मैं बोल रहा था, टोक दिया। जैसे मुझे कई बार लगा कि केशव बोले नहीं कि यार चुप रहो यार, गेस्ट की तरह बैठो आप। नहीं, वो हो जाता है साथ करते करते, और थोड़ी बहुत नाराजगी भी, और सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। एक प्रश्न मेरे मन में अंत में पूछूंगा। जी अच्छा, कुछ और पूछना तो पूछ हाँ, लो। बिल्कुल। आप पूछ लो सर से। आपके करोड़ों चाहने वाले रहे, सुन आवाज़ को पहचानते हैं लोग, कभी कोई ऐसा फैन इनकाउंटर हुआ, सामने से कोई टकरा गया? क्योंकि आवाज़ तो पहचानते हैं, बट ऐसा कभी हुआ वाकया कि आपने किसी से कुछ कहा, आवाज़ आपकी सुनी हाँ, हुआ है। और एक मैं साक्षात ले आया हूँ, रजत बैठे हुए। बताइए क्या हुआ था सर, बताइए। अभी मैंने एक नहीं कई इस तरह के केसेस हुए हैं, और तब एक सुख की अनुभूति होती है कि चलो कोई तो पहचानता है इस दुनिया में, अपन अकेले नहीं, और अपना काम किसी को पसंद आया है या किसी ने देखा है, सुना है। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं मुझे बाहर जाना था, तो फॉरेन करेंसी के लिए मैंने एक एजेंसी से बात की, तो उनका एक बंदा आया मेरे घर पे वो डिलीवर करने के लिए। तो उसने फॉर्म वॉर्म भरा, तो बोला संजय बैनर्जी। तो सर एक कमेंटेटर भी हुआ करते। क्या बात है। तो मैंने कहा हाँ भाई एक हुआ तो करते थे। तो बोले आप जानते हैं उनको? तो मैंने कहा भाई मैं ही हूँ। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तो वो जो मोमेंट है ना, मुझे, और अच्छा मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि ये इतनी मोहब्बत में, माने ये इतना वो चाह रहा है ये। तो इस तरह के लम्हे आते हैं कभी कभी, और वो पुराने लोग ही जो उस जमाने के, माने 1997-98 से लेकर 2010 तक जो खास तौर पर कमेंट्री सुना करते थे उस समय के लोग। लेकिन इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में। बिल्कुल। एक मैं आपको बताऊं, बिहार के एक हैं मुकुंद करके। अच्छा। उनके पास उनका एक अदब शौक है। वो रेडियो से कब कब किसने कमेंट्री की, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। वाह क्या बात। मुझे नहीं पता कि मैंने किस किस मैच में कमेंट्री की, उन्हें पता है, लेकिन उन्हें पता है। मुकुंद। अच्छा मुकुंद। हाँ, अभी अगर मैं उनको फोन करके पूछूंगा कि भाई मेरे कितने वनडे हैं, बता तो बोले कल बताऊंगा सुबह। गिन करके फिर बताएं। वो गिन करके मुझे बताएंगे कि आपके इतने वनडे हैं। तो रेडियो के भी बहुत डिवोटेड लोग हैं, बहुत डिवोटेड। जैसे वो हरिद्वार में होते हैं ना कुछ लोग, पूरे वंश वैसे नहीं ये इवन स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन का भी ओ भाई रिकॉर्ड है उनके पास। तो इस नहीं, ये तो सर हम लोग स्कोर शीट तो हम लोग भी रखा करते थे बचपन में। हाँ, हम लोग रखा करते थे, और वो काफी लंबे अरसे तक वो सिलसिला रहा। बिल्कुल। और रेडियो की तो शक्ति सर, वो जैसे वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाने वाले घर आए सर, आप लोगों को नहीं मालूम उस ज़माने में, चाहे आप अनाउंसमेंट करते हों या न्यूज़ पढ़ते हों, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, मेरे साथ हुआ। हाँ, मुझसे पूछा गया कई लोगों के नाम लेकर कि आप मनोज कुमार मिश्र को जानते हैं? हाँ। आप राजेंद्र अग्रवाल को जानते हैं? क्या बात।
वरिष्ठ सीनियर लोगों ने ये सर हमारी पीढ़ी में, आज की युवा पीढ़ी में, जेन जी में ये सब गायब होता जा रहा है। अफसोस सर लगता है कभी कि क्या हो रहा है। बहुत चीज़ अधिकता हो गई ना, बहुत चीज़ की प्रचुरता हो गई बहुत चीज़ की। तब तो पढ़ने वाले या लोगों के बीच में आने वाले यही 8, 10, 12, 15 लोग थे। अब तो आपके ही चैनल में कम से कम 100 लोग होंगे। हैं सर, 50 तो कम से कम हैं। मैं वही डिजिटल जोड़ लें सब तो लोग आप 100 के पहुंच जाएंगे सर। तो फिर कहाँ कोई किसी को याद रखेगा? 2-4 आप जैसे हैं थोड़े से उभर के ऊपर आ जाते हैं जिन्हें लोग याद रखते हैं, बाकी तो अफसोस की बात है। हाँ, अफसोस है। किसी चीज़ की अधिकता प्रचुरता भी एक इन सब मामलों पे असर दिखाती है। अति सर्वत्र हाँ, अति सर्वत्र वर्जित है। बाहरी ख्यालात कमेंट्री करते हुए कितने आते हैं? जैसे मसलन मैं बता रहा हूँ कि कमेंट्री कर रहे हैं लेकिन दिमाग में चल रहा हो कि आज होटल में खाना क्या मिलेगा या घर में खाना क्या बनेगा, कुछ ऐसे आते हैं ख्यालात? कभी कभी आते हैं लेकिन वो ज़्यादा लंबे नहीं चलाते हैं, क्योंकि पता है कि अभी क्या हुआ। एक बार अभी आपने चर्चा की, मैं मोहाली में कोई मैच कर रहा था अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, तो अचानक से मेरे इस पे मैसेज आया, मेरी कार का नंबर फलाने टोल गेट को पार करके गई। मैंने कहा यार मैं तो यहाँ कमेंट्री कर रहा हूँ, मेरी कार घर पे खड़ी हुई है, ये कैसे चली गई? अब मेरा तब स्पेल चल रहा था, मैं उठ भी नहीं सकता और दिमाग मेरा वहीं घूम रहा है बार बार। उसके बाद किसी तरह से 10-12 मिनट खींचे मैंने, फिर वाइफ को फ़ोन किया। हमने कहा भाई सीधे सबसे पहले गाड़ी देखो खड़ी थी। बोले नहीं गाड़ी तो खड़ी है। फिर NHAI वालों को फ़ोन किया, फास्टैग को फ़ोन किया, उन्होंने बताया नहीं सर कभी कभी हो जाता है। हमने कहा आपके लिए तो कभी कभी होता है, हमारे लिए तो दिल का दौरा है। जान अटक गई। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से मैं तो केशव की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ सर। आपका मूड ठीक नहीं है, किसी परेशानी में निकले हैं, कैसे वहाँ जाके सब कुछ भूलना और पूरा ध्यान लगा देना, ये कंसंट्रेशन कैसे आता है? तो वो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, और शुरू में कम से कम आपको परेशानी होती है जब तक आप उस मैच में पूरी तरह से डूब ना जाएं, और वो जो ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में कितना प्रबल है, वो जब तक आपके दिमाग से निकल ना जाए तब तक आप पूरी तरह से इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर वो चलता रहता है कि नहीं? जब आप समाप्त करना चाहेंगे उससे पहले एक सवाल, क्योंकि समाप्ति क्या तो आप सुने बिना जाने थोड़ी देंगे। नहीं, जो कमेंट्री आज जो देखिए सब राहुल भी कह रहे हैं यस हमारे कैमरा पर्सन विशाल भी है ना, आप भी चलो बोल दो। 1-2 सवाल हैं बस, छोटे से हैं सर। आपने एक वो बताया पाकिस्तान वाला मैच 2003 ODI वर्ल्ड कप का, और कोई वाव मोमेंट आपकी कमेंट्री में कि यार किया मैंने वाव, मतलब फील हुआ बाद में भी? अब देखो कई ऐसे मैचेस थे, हालांकि मैंने किए तो बहुत हैं, और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तीनों के वर्ल्ड कप्स, ओलंपिक्स सब मैंने वेन्यू से किए हैं। तो और ये रिकॉर्ड भी है ना अपने आप में। अब रिकॉर्ड क्या, अब चलिए संयोग है, एक और रिकॉर्ड होल्डर बैठे हुए हैं हमारे साथ। ये एक संयोग है। तो मेरा 1-2 मैचेस, जैसे वो 2006 में बर्लिन में मैं कर रहा था आपका वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल, ओके, और इटली और फ्रांस का वो फाइनल था। और वो मैच क्यों मशहूर हुआ ये आप जानते हैं? जिनेदिन जिदान ने जो हेडबट मारा था, और वो नॉर्मली कमेंटेटर की आंख जो है वो बॉल के साथ होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस समय उसी तरफ देख रहा था। तो मैंने देखा कि धाड़ से वो गया है, और जैसे बैल सर मारता है वैसे ही भाई ने मार दिया। तो वो एक लम्हा, और उसके बाद तो खैर वो रिटायर हो गया, उसको उसी मैच से रिटायर होना भी था। तो बहुत ही अफसोस, और अगर जिनेदिन जिदान वो मैच पूरा खेलता, क्योंकि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, 1-1 की बराबरी पर था और एक्स्ट्रा टाइम पे, और मैंने कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसका बाहर जाना फ्रांस की उम्मीदों पर पानी फेर गया। तो वो एक मैच है। ये एक जिसका मैंने जिक्र किया, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग हॉकी में MS टेलवीन में। अच्छा, MS टेलवीन में 2004 में इंडिया ट्रेल कर रहा था पाकिस्तान से 4-2 से। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, 4-2 से इंडिया पीछे था। पता नहीं कहां से क्या हुआ, और 25 मिनट में
इंडिया ने 5 गोल दिए और धुआंधार। और उसके बाद वो जीते 7-4 से। गगन अजीत सिंह थे, दीपक ठाकुर थे, प्रभजोत थे और कप्तान थे अपने पुणे धनराज पिल्ले कप्तान थे धनराज। और वो मैच मुझे एक तो इसलिए याद है कि इस तरह से इंडिया ने वापसी की, और दूसरा इसलिए भी याद है कि जिस क्षण मैच खत्म हुआ, धनराज पिल्ले और पूरी टीम जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया मैदान के ऊपर, वो नज़ारा मैंने इससे पहले कभी कभी नहीं देखा। तो वो चीज़ भूली नहीं जा सकती। तो इस तरह के कई मैचेस हैं जो आपको याद रह जाते हैं। एक और था, हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी शायद 2000, मैं ईयर में बहुत श्योर नहीं, 4 या 6 ऐसे ही था, इंग्लैंड में, लंदन में ओवल में मैच था। और वो मैच था आपका वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। ओके। और इनको वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 218 रन कुछ बनाने थे, और ये 70-72 रन पीछे थे और इनके 8 विकेट गिर गए थे। इयन ब्रैडशॉ। हाँ, ब्रैडशॉ खेल रहा और था। ब्रेवो। हाँ, नहीं, ब्रेवो नहीं था, ब्रेवो विकेट पे नहीं था। ब्राउन था वो जो विकेट कीपर, वो था, और ब्रैडशॉ था। इन दोनों ने मिलकर जो मैच निकाला है, माने वो एक असाधारण मैच, तूफान से कश्ती निकाला। ओफ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ में थे वो प्रकाश वाकनकर, वो भी बहुत ही बढ़िया कमेंटेटर हैं, बीबीसी में लगातार करते रहते हैं, वो मेरे साथ थे। उन्होंने तब कह दिया था कि ये मैच पूरी तरह से इंग्लैंड में चला गया, और मैंने कहा था कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, और आखिर तक मैं जीता था। प्रकाश आज भी उस बात को जब याद करते तो हम लोग हंसते हैं खूब। तो वो मैच गजब का था। तो कुछ मैचेस ऐसे हैं जो आप करके भूल नहीं पाते हैं, वो बीच बीच में याद आते हैं तो मजा आता है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है सर केशव? नहीं, इससे जुड़ा हुआ है तो पूछो, नहीं तो फिर वो नहीं, बाद में लय टूट जाएगी। हाँ, पूछो। नहीं, उससे जुड़ा हुआ नहीं। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कोई खिलाड़ी, क्रिकेटर, फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर आया हो और जिसने तारीफ की हो या शिकायत की हो, तारीफ ऐसी कि सर मज़ा आ गया, वाह, आपने जो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट किया वो तो मैं जीवन भर साथ में सजो कर रखूँगा, या कोई आया हो जिसने कहा हो कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया? आप मिलते रहते हैं, प्लेयर्स मिलते हैं। अब आजकल क्या है कि एक नया फैशन है, प्लेयर्स जब मिलते हैं तो वो मीडिया को भी यही बताते हैं कि हम तो अखबार पढ़ते नहीं है, हम तो चैनल देखते नहीं, हम तो कमेंट्री सुनते नहीं है। लेकिन ऐसा शायद होता नहीं है। बिल्कुल। तो वो एक स्टाइल है आजकल। लेकिन हाँ, पहले के प्लेयर्स, पहले तो हम लोग जब टूर करते थे तो इंडियन टीम जिन होटल्स में ठहरती थी, उन्हीं होटल्स में हम भी ठहरते थे, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में साथ में सबसे बातचीत होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो सिलसिला बंद हो गया। फिर तो जिस होटल में इंडियन टीम ठहरती थी, पहले उसका फ्लोर ब्लॉक कर दिया जाता था कि इस फ्लोर पर कोई नहीं आएगा, सिर्फ वही लोग रहेंगे। उसके बाद तो फिर वो होटल ही पूरा एक्सक्लूसिव हो रहा, और फिर तो एक्सेस ही तकरीबन खत्म हो गया लोगों का। लेकिन पहले ऐसी चीजें नहीं थी, तो बातचीत भी होती थी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होता था, अभिवादन भी होता था, बस इसी तरह से चलता था। हम लोग कोशिश ये करते थे सर कि कहीं भी मैच होता था और जिस होटल में, टीम होटल कहते थे उसे जी, तो वहाँ कोशिश करते थे हमारे रिपोर्टर्स को कमरा मिल जाए, हाँ, ताकि वो एक्सेस हो जाए प्लेयर्स के साथ, स्टोरीज मिल जाएं, उनके इंटरव्यूज मिल जाएं। जी 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 जी। कोई एक क्रिकेटर, 1 या 2 नाम लेना चाहेंगे जिसके साथ मौका मिले तो एक दिन बिताया जा सके? दादा यानी कि सौरभ गांगुली, वो बहुत ठीक ठाक बातचीत वगैरह में थे। तो उनके साथ बाकी कई प्लेयर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने जो बढ़िया खेलते थे लेकिन शायद उतना बड़ा नाम नहीं बन सके। श्रीवत्स गोस्वामी, विराट कोहली वगैरह सबके साथ खेले हुए, 19 में खेले। हाँ, तो वो सब हैं ऐसे जिनके साथ जो अभी भी होटल में हम लोग साथ ही रहते हैं जब कमेंट्री करने जाते हैं। तो अब जैसे IPL हुआ तो ये सब साथ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना, वो सब साथ रहना, तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप हमेशा रह सकते हैं। बिल्कुल। 1-2 दिन क्या, हमेशा रह सकते हैं। दादा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ खुफिया जानकारी? नहीं, एक तो मेरे पास है नहीं, अच्छा, और अगर है भी तो मैं दूंगा नहीं। फिर भी दादा के बारे में कुछ तो। बहुत बढ़िया इंसान, और काफ़ी
मीन्स हंसी मजाक और उस तरह के थे। नहीं, लेकिन मैदान पे सर जो हमने देखा दादा को, उनके जैसा अग्रेसिव नहीं वो तो कैप्टन, और उस समय क्या वो जो था ना, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, तो ये असाधारण टीम थी। इसमें कोई शक नहीं। कोई एक टीम, मतलब वही आप इसी टीम को रखना चाहेंगे? मेरी तो वही टीम है ना, मेरी वही टीम। कप्तान कौन होंगे? गांगुली थे, गांगुली उन्होंने शर्ट घुमा करके उन्होंने हिलाई थी, तो कप्तानी के गुण थे उनमें, बिल्कुल, है कि नहीं? केशव आपसे कमेंट्री सुनेंगे आखिरी जो हमारा, लेकिन उससे पहले ये सबसे मुश्किल काम है, उनको आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी सर। नहीं, हम खिलवा देंगे सर, प्लेयर खड़े हैं हमारे साथ। लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न है सर, अंतिम है ना, या इसके बाद भी कुछ, वो ये सर कि आपके दो संजय सर सपने थे, एक समाचार पढ़ना आकाशवाणी पर और दूसरा कमेंट्री करना, दोनों पूरे हुए, लेकिन प्यार क्या रहा, कमेंट्री या न्यूज़? अब दोनों से भी किया जा सकता है, वक्त ऐसा है। वक्त ऐसा है। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है सर। कमेंट्री से भी है, कमेंट्री से तो अब ज्यादा है। अच्छा। कमेंट्री से अब ज्यादा है, और प्यार दोनों से किया, लेकिन प्यार तो दोनों से किया, और लोग स्वीकार नहीं करते, मैं बिल्कुल खुलेआम कर रहा हूँ। दो से प्यार, एक से नहीं, दो से किया। दो से प्यार किया जी, और दोनों से शिद्दत से टूट गए। एकदम और छोड़ा नहीं आज तक। देखो मुसलमान से शुरू किया, आज तक छोड़ा नहीं। सर मुसलमान हो गए आप। दो और कर सकते हैं अभी। अब केशव की फरमाइश। बस सर वही है, एक सिचुएशन मान लेते हैं कुछ ऐसा कि एक आखिरी गेंद बची हुई है, 4 या 6 रन बनाने हैं जीतने के लिए, सचिन तेंदुलकर क्रीज पर हैं, कुछ एक ताना बाना बुन दीजिए आप। यार ये बड़ा मुश्किल काम है। करना सर तो आप तो सालों से करते आ रहे हैं। बस वही है ना कि अब मैं बात कर देता हूँ, तुमने ये टाइम है ना अभी? हाँ। एक फिल्म मैंने की थी, यस, तूफान 2021 में आई, फरहान अख्तर। हाँ, अभी 3-4 साल पहले। और उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो राकेश ओम प्रकाश थे। तो स्क्रिप्ट उन्होंने दी थी। अब मैं जब भी वो स्क्रिप्ट पढ़ूं तो कमेंट्री में वो मजा ना आए। तो जैसा उन्होंने कहा था मैंने वो कर दिया। बाद में मैंने कहा कि सर ऐसा है, एक ये तो आपके पास है ही, एक और ले, मैं एक खुद ब खुद एकदम एक्सटेम्पोर एक करना चाहता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर ठीक लगे तो बाद में यूज कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने किया, और फिल्म में वही यूज हुआ। वो स्क्रिप्टेड वाला यूज नहीं हुआ, वही यूज हुआ। क्या बात। और फरहान अख्तर ने ट्वीट करके मेरी तारीफ भी की, मुझे अच्छा लगा भाई कि चलो। तो मैं ये बात मैंने क्यों की, इसलिए नहीं कि तुम वो छोड़ रहे थे। बिल्कुल मैंने इसलिए की कि स्क्रिप्टेड चीज में वो एक्साइटमेंट लाना, या अनस्क्रिप्टेड चीज अब तुम कह रहे हो कि वैसे ही कर दो, तो वो बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल। तो इसको ऐसा कर लेते हैं ना सर, कोई आपको लगा हो कि कोई ऐसा याद हो आपको, कोई पल, चलिए कोई पल है ना, कुछ एक छोटा सा बोल देता हूँ। 3 स्लिप, एक गली, एक मैदान, एक मेडॉफ, ये है नजदीकी खिलाड़ी, और इस बीच अगली गेंद, और ये शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पर गए, गेंद को कट करने की कोशिश की, बढ़िया कट, गेंद सीधे स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में, 1 और 4 भारत के नाम, और इन 4 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 373, 3 विकेट के नुकसान पर। वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। इसके बाद जो वो ये BSNL चौका जो आता था, वो भी सुना दूं? ऐड कर रहे हो, देख लो। बिना पैसे लिए ऐड कर रहे हो, करवाए सर। ठीक है तो सर नहीं करवा रहे, करेंगे। नहीं बातचीत का सिलसिला रोकने का मन तो नहीं कर रहा है, बट समय की अपनी सीमा है, तो हमें रोकनी पड़ रही है। इस बातचीत को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप लोग बल्ला बोल में सुन रहे थे हमारे समय के आवाज़ की दुनिया के 2 दिग्गज, संजय बनर्जी सर और सईद अंसारी सर को। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। जो लोग सिर्फ ऑडियो पर हमें सुन रहे हैं, आप हमें अमेज़ॉन म्यूज़िक, स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे और आज तक के ऐप पर सुन सकते हैं। वो ईमेल कर सकते हैं हमें radio@aajtak.com पर, और इस वीडियो को लाइक भी करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।